स्टाफ लोग के मारा है आपको? स्टाफ लोग लाठी चार्ज काहे किया, मारा है? ऐसे सर हम लोग बीच में तो काहे लाठी चार्ज किया? मालूम। चलिए, हेलो हेलो, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। हेलो, देखिए, एक तो अभी हम ऑफिशियली इस बात की घोषणा नहीं किए हैं कि क्लास ऑफलाइन होगा। आप लोग अपने मन से आ जाते हैं। ये बैच तो 5 से 7 ऑनलाइन ही है। हम ऑफिशियली घोषणा किए हैं कि ऑफलाइन हम बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं। क्लासरूम हम देखे हैं, तो अब क्लासरूम में काम चल रहा है, क्लासरूम पूरा हो जाएगा तभी ना हम आपको ऑफलाइन जो है बुला पाएंगे। ऐसे तो इसलिए हम आपको ऑनलाइन ही किए थे क्योंकि हम देखे हुए थे कि बैच में भीड़ बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा आपका कोऑपरेशन तो मिलता है नहीं। हम तो ऑफलाइन आप लोग को नहीं बुलाए हैं अभी। ऑफिशियली क्या हम घोषणा कर दिए हैं कि आपको ऑफलाइन आना है? घोषणा किए हैं? नहीं ना घोषणा किए हम तो आपसे। नहीं नहीं, सुनिए ना, हल्ला मत कीजिए, ठीक है? हल्ला नहीं कीजिए। देखिए, हम अनाउंसमेंट किए हैं क्या? टेलीग्राम पे मैसेज गया है? कहाँ? दिखाइए तो, दिखाइए तो, दिखाइए आप हमको जो बोल रहे हैं, दिखाइए हमको, दिखाइए ना जी। हाँ दिखाइए, खोजिए। पता नहीं आप लोग पढ़ाने दीजिएगा कि नहीं पढ़ाने दीजिएगा। है क्या पढ़ाएंगे? हम ही झूठ हैं। क्या नौटंकी बना के रखे हैं? दिखाइए कहाँ है मैसेज। है? दिखाइए ना। है तो एक तो अभी हम ऑफलाइन आपको बुलाए नहीं है, आप लोग जबरदस्ती आ जाते हैं, समझ गए? हम तो आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि आप थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, सबको एक साथ बैठा करके पढ़ाएंगे। अभी जो है बहुत सारा विद्यार्थी टीवी पे बैठता है, तो वो बोलता है कि अभी हम आ रहे थे तो वो बोल रहा था कि जो है टीवी पे बैठने के लिए ही क्लास खरीदे हैं, ठीक है, क्लास लिए हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सबको एक साथ बैठा करके पढ़ाएंगे। ये मेरा अपना ही प्लानिंग है। अभी जो टोटल 4 क्लासरूम में चल रहा है, एक ही क्लासरूम में चलेगा, ठीक है, एक ही क्लासरूम में चलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि रातों रात सब चीज खड़ा हो जाता है। रातों रात तो हर चीज खड़ा होना पॉसिबल है नहीं। तो आपसे तो हम सहयोग की मांग किए थे, आप तो सहयोग किए नहीं। आप तो अपने मन से आ जा रहे हैं, हम भी कुछ नहीं बोल रहे थे, क्या थोड़ा बहुत आ रहा है, चलिए ठीक है, अब सब लोग आ गए हैं, समझे? हम आपका ऑफलाइन एडमिशन लिए हम। हाँ कहाँ है? दिखाइए, 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 दिखाइए। दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं। कहाँ है? कल से दोनों सर और सभी ऑनलाइन ऑफलाइन फाउंडेशन बैच अपने समय अनुसार चलेगा। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें कहाँ आपके बैच का ज्वाइन का क्या? क्या इसमें आपके बैच का कहाँ है अथी? ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है?
आवश्यक सूचना, कल से दोनों सर का क्लास, सभी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास जो है फाउंडेशन, दरोगा एंड डेली टेस्ट अपने समय अनुसार चलेगा। इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन का जिक्र नहीं है कि आपका क्लास ऑफलाइन होगा, यानी कुछ भी मैसेज पढ़ के कुछ भी समझ लीजिएगा। क्या है इसमें, क्या अस्पष्ट है बोलिए ना आप हमको। ठीक है, अजीब बात करते हैं। हम मैनेजमेंट देखते हैं, हमको पता ही नहीं है। आपको बहुत पता है इस चीज का। अब आप लोग खड़ा रहिएगा तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे। बैठिए तभी पढ़ा पाएंगे, नहीं बैठिएगा नहीं पढ़ाएंगे। चलिए शांत हो जाइए। अब छुट्टी के बाद ये मेरा पहला क्लास है, छुट्टी के बाद मेरा पहला क्लास है, ठीक है। तो जहां तक हम आपको पढ़ाए हुए थे वहां से आगे कंटिन्यू होते हैं। और एक बार फिर से हम आपको बोल दें कि आपको जो है हम 1 महीना का समय ले रहे हैं, 1 माह का समय ले रहे हैं हम आपसे, ठीक है। 1 माह का समय ले रहे हैं, क्लास आपको चलता रहेगा। और आपकी जो ये समस्या है कि हम टीवी पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा। 1 फरवरी से जो आपका क्लास होगा एक ही रूफ के नीचे होगा, एक ही छत के नीचे होगा, तो उसमें भी तो टीवी तो लगाना ही पड़ेगा। बड़ा क्लासरूम होगा तो स्वाभाविक सी बात है यहां से हम वहां तक दिखेंगे नहीं। अब उसमें भी आप कहिएगा कि नहीं, अब इस स्थिति में भी हम नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत है, समझ गए। तो 1 महीना का समय हम आपसे ले रहे हैं। 1 माह के बाद सब लोग को एक साथ बैठाएंगे। 1 माह के बाद यानी 1 फरवरी से मान करके चलिए आप, 1 फरवरी से जो आपका क्लास होगा एक ही रूफ के नीचे होगा, समझ गए। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए अब, ठीक है। आज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले तो इससे पहले जितना चीज हम आपको पढ़ाए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। जब छुट्टी दे रहे थे तो हम आपको बोले थे कि जो है जब छुट्टी में आप जाइएगा तो आप रिवीजन करके आइएगा, हर चीज पढ़ करके आइएगा, हर चीज पढ़ के आइएगा। तो क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिएगा फटाफट। किस धर्म ग्रंथ को अपौरुषेय कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। इसके बाद आगे बताइएगा कि अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। देखिए पढ़ने में कितना पीछे हैं, पढ़ने में आप स्वयं सोचिए कितना पीछे हैं। हर चीज तो हम आपको बता दिए हैं, जवाब कितने लोगों का आ रहा है, ठीक है। पढ़ने में खूब पीछे और फालतू चीज करने में खूब आगे, समझिए। हल्ला करने में खूब आगे, ही यहाँ ही करने में खूब आगे, समझ गए। जो चीज पढ़ा दिए हैं वो भी आप याद करके नहीं आए हैं। क्या कर रहे थे घर पे, पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ गए। इसके बाद आगे बताइएगा कि 4 आश्रम के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है?
जवालोपनिषद से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा, हड्डी के औजार कहां से मिले? कहां से मिले हैं? चिरांद से, बिहार के चिरांद से। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर। भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो संगनकल्लू है ये कहां है? संगनकल्लू। और इसके बाद तांबे के औजार के प्रमाण कहां से मिले? अतिरमकम से मिला है। कहां से मिला है? अतिरमकम से मिला है। इसके बाद आगे बताइएगा कि बनास संस्कृति या आहार संस्कृति का विकास किस राज्य में हुआ था? राजस्थान। कौन राज्य में हुआ था? राजस्थान राज्य में हुआ था। इसके बाद आगे बताइएगा कि जोड़वे संस्कृति का विकास कौन राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। चलिए ठीक है, पानी नहीं है जी। चलिए जवाब तो आ रहा है। चलिए अब आगे आइएगा, देखिए हड़प्पा सभ्यता में कुछ चीज हम आपको बताए थे। हड़प्पा सभ्यता में हम आपको हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के विषय में बता दिए थे। हड़प्पा सभ्यता का सामान्य काल हम आपको बता दिए थे। हड़प्पा सभ्यता का नाम हम आपको बता दिए थे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम आपको बता दिए थे। और हड़प्पाई स्थलों में जिन 6 स्थलों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, वे 6 बड़े स्थल कौन कौन है, कहां है, किस नदी के तट पर है और उसके खोजकर्ता कौन है, ये बात भी हम आपको अवगत करवा दिए थे। इन चीजों से भी हम आपको अवगत करवा दिए थे। अब यहां से आगे हम लोगों को बढ़ना है। अगर आपके पास संस्थान का प्राचीन भारतीय इतिहास का नोट अवेलेबल हो, अगर आपके पास संस्थान का प्राचीन भारतीय इतिहास का नोट अवेलेबल हो, तो हम आपको यहां पर यह बात कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है आपको जिस पेज तक बताया गया है वो पेज है आपको पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 तक जो है लगभग आपको बता दिया गया है। पेज नंबर 4 तक आपको बता दिया गया है। आगे हम लोगों को आज से पढ़ना है पेज नंबर 5 से। कहां से पढ़ना? पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 से पढ़ना है। ठीक है, विशेषता हो गया था, विशेषता भी बता दिए थे। चलिए 5 भी हो गया था। 5 के बाद जो है पेज नंबर 6 से पढ़ना है। पेज नंबर 6 से पढ़ना है। तो खैर 5 से रिलेटेड है 6, तो चलिए ठीक है, पेज नंबर 5 6 से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 5 तक हो गया था। ठीक है, तो अब कहां से पढ़ना है? पेज नंबर 6 से। तो पेज नंबर 6 में जो भी बात है उन सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब शांत रहिए, ध्यान से सुनिए, लेक्चर सुनिए। नोट में हर बात है, समझने के ऊपर आप ज्यादा जोर दीजिएगा। नोट में जो है हर बात है, घर पे जाकर के उसको रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, आप सभी लोग हड़प्पा सभ्यता से परिचित हैं और आपको यह बात मालूम है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में आपको हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। इन क्षेत्रों में जो है आपको हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। उसकी जो नगर नियोजन प्रणाली थी, नगर नियोजन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। नगर नियोजन प्रणाली का अर्थ क्या होता है? तो नगर नियोजन प्रणाली का अर्थ यह होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था यह एक प्रकार का शहरी या नगरीय सभ्यता था, और इस सभ्यता के जो शहर थे, इस सभ्यता के जो नगर थे, वह काफी व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ था। वह काफी व्यवस्थित ढंग से जो है इस सभ्यता के नगर आपको बसे हुए थे। इस सभ्यता की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी वह थी आपको इसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली। उन्नत जल निकासी प्रणाली इसकी दूसरी बड़ी विशेषता थी। देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आपको जो सड़क होता था, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो सड़क होता था, एक सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर बनी होती थी, एक सड़क पूरब से पश्चिम की ओर बनी होती थी। उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से सड़कें मिलती थी, फिर पूरब से पश्चिम जो है इस प्रकार से सड़कें मिलती थी। डायरेक्शन के विषय में तो आप अवगत हैं, डायरेक्शन तो आप जानते ही होंगे, निश्चित तौर पर डायरेक्शन से अवगत होंगे। ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया। समझ गए, इधर पूरब हो गया और इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, पश्चिम हो गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें थी उत्तर से दक्षिण में, पूरब से पश्चिम में इस प्रकार से बनी होती थी। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो सड़क होता था, सड़क के निर्माण में कच्ची ईंट और मीट का प्रयोग किया जाता था। सड़क के निर्माण में जो है आपको कच्ची ईंट और मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। कच्ची ईंट और मिट्टी का प्रयोग जो है सड़क के निर्माण में किया जाता था। वहीं जो सड़क होते थे, सड़क के किनारे किनारे जो है आपको भवन होते थे। सड़क के किनारे किनारे भवन होते थे, घर होते थे। और सड़क के किनारे किनारे जो भवन होते थे इस प्रकार से घर होता था। एक कतार में जो है आपको घर देखने को मिल जाता, एक कतार में व्यवस्थित ढंग से जो है आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सड़क के किनारे जो है आपको घर देखने को मिल जाते। और आप इस बात को समझिए कि जो घर होता था, जैसे आज अगर आपका घर है या हमारा घर है, आप अपने घर में देखेंगे कि घर में एक जो है आपको दरवाजा होगा या बंगला होगा। बंगला पर जो है लोग बैठते हैं, फिर घर होता है, आंगन होता है, फिर जो है आपको स्नानाघर होता है, स्नानाघर होता है, फिर स्नानाघर में पानी का उपयोग होता है। तो वहां से पानी के निकासी को लेकर जो है नाला बनाया जाता है, पानी के निकासी को लेकर नाला बनाया जाता है। अभी आप ये चीज अपने घर में, अपने समाज में देख सकते हैं। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी घर होता था। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था, प्रत्येक आंगन में एक रसोई घर होता था और एक स्नानागार होता था। एक स्नानागार होता था और नाली होता था। और जो नाली होता था उस नाली से पानी बहा करता था और उस नाली का कनेक्शन मुख्य नाली से किया गया था। और यहां पर आप इस बात को समझिएगा, जो सड़क होता था, सड़क के किनारे जो घर होते थे, सड़क और घर के बीच में एक मुख्य नाली हुआ करती थी। सड़क और घर के बीच में एक मुख्य नाली हुआ करती थी, मुख्य नाली हुआ करती थी। और जो मुख्य नाली हुआ करता था उसमें जगह जगह चेंबर होता था, जगह जगह जो है चेंबर आपको होता था, ताकि अगर नाली जाम हो जाए तो चेंबर को खोल करके जो है उसको साफ कर दिया जाए ताकि जाम ना हो। ठीक है, ताकि जाम ना हो। और ये मुख्य नाली हुआ करता था। घर में जो नाली होता था, घर की नाली को सड़क की मुख्य नाली से आपस में जोड़ दिया जाता था, सड़क की मुख्य नाली से जो है आपस में जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार की चीज हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आपको देखने को मिली है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सड़क है, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काट रही है।
मुख्य तौर पर शहर दो भागों में विभाजित हुआ करता था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। ये पूर्वी भाग और इधर आपको पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग थोड़ा नीचा धसा हुआ होता था, यहां पर सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। पश्चिमी भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता था, यहां पर शासक प्रशासक वर्ग के लोग रहा करते थे। शासक प्रशासक वर्ग के लोग जो है आपको रहा करते थे। और जो यह सभ्यता है, इस सभ्यता के अंतर्गत सफाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। अपवाद स्वरूप जो है एक हड़प्पाई नगर था, उसका नाम था लोथल। लोथल एक ऐसा हड़प्पाई नगर था जिसके दरवाजे, जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था, मुख्य सड़क की ओर खुलता था। सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता दो वर्गों में पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित था। लेकिन जो आपको ये आपको धोलावीरा है, धोलावीरा से त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा से त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण मिले हैं। ये सब बात हम आपको बताए हुए थे, सिर्फ हम कनेक्ट करने के लिए, आज के क्लास को आगे कंटिन्यू करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ये सब बात हम बोल रहे हैं। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? चलिए ठीक है। तो अब ये तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के विषय में हुआ। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बाद जो है हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोगों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन के विषय में जानना है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन के बाद जो है आपको आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन के बाद जो है आपको राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बाद जो है आपको सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, ठीक है, सामाजिक जीवन के विषय में जानना है। देखिए यहां पर आप तो सबसे पहले धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन का मतलब ही समझिए, क्योंकि पूरे इतिहास में जगह जगह धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। देखिए धार्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में हम लोगों को इस बात को जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक तौर पर उदार थे, अनुदार थे, एकेश्वरवादी थे, बहुदेववादी थे। एकेश्वरवादी थे तो एकेश्वरवादी थे तो किस एक ईश्वर की पूजा करते थे, और अगर बहुदेववादी थे तो किन किन ईश्वरों की पूजा किया करते थे, किन किन ईश्वरों की पूजा किया करते थे। फिर इसके बाद आपको धार्मिक तौर पर किन किन प्रथाओं का प्रचलन था, किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था, किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था, मतलब किस धर्म को मानते थे, कौन से क्रियाकलाप करते थे। जैसे कि अभी की ही आप बात कीजिएगा, अभी की ही आप बात कीजिएगा तो अभी जो है हमारे समाज में सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी धर्म के लोग हैं। सभी धर्म के लोगों की अपनी अलग अलग परंपरा है, अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग पर्व है। हिंदू धर्म के लोग बकरीद मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। इस्लाम धर्म के लोग होली दिवाली मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। तो हर धर्म का अपना सब चीज अलग होता है। हिंदू धर्म के लोग होली दिवाली छठ मनाएंगे, इस्लाम धर्म के लोग बकरीद मनाएंगे, ईद मनाएंगे, समझ गए। तो हर धर्म का अपना कुछ ना कुछ अलग अलग गुण होता है, अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग परंपराएं होती है, अलग अलग त्योहार होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था थी, इसे हमें देखना है, ठीक है। धार्मिक व्यवस्था का मतलब आप समझ रहे होंगे। अब यहां पर एक बात हम बताते चले कि उस समय यानी हड़प्पा सभ्यता के समय धर्म,
धर्म की अगर हम बात करें तो कोई खास विशेष धर्म नहीं हुआ करता था। मतलब उस समय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये सब नहीं हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इस प्रकार का कहीं कोई धर्म का प्रमाण नहीं मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है धार्मिक तौर पर अलग अलग वर्ग में, अलग अलग जाति में, अलग अलग उपजाति में नहीं बटे हुए थे, अलग अलग उपजाति में नहीं बटे हुए थे। उस समय लोग जो काम करते थे ना, उस काम के आधार पर 4 प्रकार के या 4 वर्ग के लोगों की उपस्थिति थी। यानी उस समय जो लोग काम करते थे ना, उस काम के आधार पर हड़प्पाई समाज 4 वर्गों में विभक्त था। 4 वर्ण शब्द का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, 4 वर्ग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वर्ण शब्द अलग हो गया, वर्ग शब्द अलग हो गया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ गए, दोनों जो है आपको अलग अलग चीजें हैं। तो उस समय कोई धर्म नहीं हुआ करता था, कोई धर्म नहीं हुआ करता था। उस समय के जो लोग थे धार्मिक तौर पर काफी उदार थे। उस समय के लोग बहुदेववादी थे, बहुदेववादी थे। एक शब्द एकेश्वरवादी होता है और एक बहुदेववादी होता है। जब हम एक ईश्वर की सिर्फ पूजा करते हैं तो यह एकेश्वरवादी कहलाता है। जब हम एक से अधिक ईश्वर की पूजा करते हैं तो यह बहुदेववादी कहलाता है। जैसे इसको और बेहतर वे में समझने के लिए, हिंदू धर्म बहुदेववादी है, हिंदू धर्म बहुदेववादी है। इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी है। हिंदू धर्म बहुदेववादी है क्योंकि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की भी पूजा होती है, देवी काली की भी पूजा होती है, देवी सरस्वती की भी पूजा होती है, देवी पार्वती की भी पूजा होती है, भोले की भी पूजा होती है, कृष्ण की भी पूजा होती है, राम की भी पूजा होती है, साईं की भी पूजा होती है। लेकिन इस्लाम धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होती है। अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत या पूजा आराधना इस्लाम धर्म में नहीं होती है, इस्लाम धर्म में नहीं होती है। यानी इस्लाम धर्म से सिर्फ एक ईश्वर को मानता है, अल्लाह को मानता है, उसके अलावा किसी को नहीं मानता है। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग हैं वे एक से अधिक ईश्वर को मानते हैं। इसलिए हिंदू धर्म बहुदेववादी और इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी, इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी। तो ये बहुदेववादी एकेश्वरवादी आप समझ पा रहे हैं? कुछ वैसी बात तो नहीं है कि आप नहीं समझिएगा, समझ गए। आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे बहुदेववादी थे, बहुदेववादी थे। अब हम कैसे कह सकते हैं बहुदेववादी थे? तो इस रूप में हम कह सकते हैं बहुदेववादी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इस सभ्यता के लोग वृक्ष की पूजा, पृथ्वी की पूजा, सूर्य की पूजा, शिव की पूजा, शिव की पूजा, अग्नि की पूजा, शिव की पूजा 2 रूप में, मानव रूप में और लिंग के रूप में, फिर देवी की पूजा, पृथ्वी देवी की पूजा भी होती थी, फिर देवी के भी 2 रूप की पूजा होती थी, देवी के योनि रूप की पूजा और देवी के मानव रूप की पूजा। तो आप देख सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग सूर्य की पूजा कर रहे हैं, पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, झरना की पूजा कर रहे हैं, नदी की पूजा कर रहे हैं, जानवर की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव के मानव रूप की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा कर रहे हैं। मतलब नहीं देखने को मिल रहा है कि एक से अधिक ईश्वर की पूजा इस सभ्यता में हो रही है। तो एक से अधिक ईश्वर की पूजा इस सभ्यता में हो रही है, एक से अधिक ईश्वर की पूजा इस सभ्यता में हो रही है। मतलब इस सभ्यता को लेकर हम स्पष्टता पूर्वक यह बात कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग क्या थे? आपको बहुदेववादी थे। क्या थे? बहुदेववादी। अब इसमें तो कोई शक नहीं है आपको। अब इस सभ्यता के अंतर्गत लोगों का देखिए हर कालखंड में अलग अलग देवता लोकप्रिय हुए हैं। जैसे हड़प्पा काल में शिव या आदि शिव, ऋग्वेदिक काल में इंद्र, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, फिर महाजनपद काल या जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का कालखंड में जब आप जाएंगे तो उसके बाद ही
काली, सरस्वती, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब की आराधना होनी शुरू हुई, ये सब की आराधना होना शुरू हुआ। और आज के डेट में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में गणेश भगवान की पूजा होती है, बंगाल में काली की पूजा होती है, बिहार में सूर्य की पूजा होती है, तो अलग अलग राज्य में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के देवी देवता लोकप्रिय हैं, अलग अलग कालखंड में जो है अलग अलग देवी देवता जो है आपको लोकप्रिय हुए हैं। उसी प्रकार से अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखें, हड़प्पा काल को देखें, तो हड़प्पा काल के लोगों का जो सबसे प्रिय देवता हुए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सबसे प्रिय देवता आद्य शिव या शिव हुए। समझ गए? आद्य शिव को ही आद्य शिव भी कहा जाता है, शिव को ही शिव भी कहा जाता है, और उन्हीं को महादेव भी कहा जाता है। तो इस सभ्यता के लोगों के जो सबसे प्रिय देवता थे वे आपको आद्य शिव या शिव। अब देखिएगा, शिव की पूजा दो रूप में, शिव के लिंग रूप की पूजा और शिव के मानव रूप की पूजा। इसमें शिव के मानव रूप की पूजा का प्रमाण, इसमें शिव के मानव रूप की पूजा का प्रमाण, शिव के मानव रूप की पूजा का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से शिव के मानव रूप की पूजा का प्रमाण मिला है। कैसे हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो से शिव के मानव रूप की पूजा का प्रमाण मिला है? तो मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन हुआ, तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो है ना, एक सील पर, मतलब एक पत्थर पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए एक योगी की प्रतिमा मिली है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मोहनजोदड़ो से एक सील पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा मिली है। देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक सील पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा मिली है? तो इसका उत्तर जो है आपको मोहनजोदड़ो होगा। इसका उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर मोहनजोदड़ो होगा। तो अब मोहनजोदड़ो से जो ये मिला है, इसे ही आद्य शिव या शिव विद्वानों ने कहा है। इसका क्या मतलब है? एक सील का मतलब पत्थर, समझ, सील का मतलब पत्थर। एक पत्थर पर जो है एक योगी है जो कि अपने ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, एक योगी है जो कि अपने ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, उसकी प्रतिमा मिली है। और इस प्रतिमा को ही आद्य शिव या शिव कहा जाता है। और इस प्रतिमा के चारों ओर कई सारे जानवर आसपास में बैठे हुए थे, और कई सारे जानवर जो आसपास में बैठे हुए थे उसमें गेंडा, बाघ, हिरन, भैंसा और हाथी। समझ गया? हाथी। ये सभी जानवर, इस जानवर को याद रखने का ट्रिक है, गवाह भी है। ठीक है? गौ से गेंडा, ब से बाघ, ह से हिरन, भ से भैंसा, ह से हाथी। समझ गया? ह से हाथी। तो मतलब इस योगी के चारों तरफ जो है ये सभी जानवर की उपस्थिति देखने को मिलती है। इस योगी के चारों तरफ ये सभी जानवर की उपस्थिति जो है देखने को मिलती है। इसके बाद इस सभ्यता के लोगों के विषय में हमने आपको बताया कि इस सभ्यता के लोग धार्मिक तौर पर उदार थे, और इस सभ्यता के उत्खनन से, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो है बहुत अधिक मात्रा में स्त्री की मृण मूर्तियां मिली है। स्त्री की मृण मूर्तियां, स्त्री का मतलब तो आप समझते होंगे। मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ मूर्ति।
मिट्टी का बना हुआ मूर्ति, मिट्टी का बना हुआ मूर्ति। अब इसमें आपको पृथ्वी देवी की भी मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उस समय के लोग पृथ्वी की भी पूजा किया करते थे, उसकी मूर्ति मिली है। और स्त्री की भारी मात्रा में मृण मूर्तियां मिली है, जिस आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता में महिलाओं का काफी ज्यादा सम्मान हुआ करता होगा और डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में महिलाओं की अहम भूमिका होती होगी, जिस वजह से विद्वानों ने यह अनुमान लगाकर कहा कि यह जो सभ्यता हुई होगी यह मातृसत्तात्मक हुई होगी। यह सभ्यता आपको मातृसत्तात्मक सभ्यता हुई होगी। और इस समय जिस प्रकार से इस सभ्यता के लोग पृथ्वी की देवी की पूजा किया करते थे, देवी के 2 रूप की पूजा किया करते थे, तो इस सभ्यता की समकालीन आपको मिस्र की सभ्यता थी। इस सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता के उत्खनन से भी भारी मात्रा में स्त्री की मृण मूर्तियां मिली है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से भारी मात्रा में स्त्री की मृण मूर्तियां मिली है, वैसे ही मिस्र की सभ्यता से भी मिली है। इसी आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता ही नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ जो मिस्र की सभ्यता होगी वह भी आपको मातृसत्तात्मक सभ्यता रही होगी, मातृसत्तात्मक सभ्यता रही होगी। तो जो हड़प्पा है और हड़प्पा के साथ साथ जो मिस्र की सभ्यता है, ये दोनों आपको मातृसत्तात्मक सभ्यता रही थी, ये दोनों मातृसत्तात्मक सभ्यता रही थी। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में पृथ्वी की पूजा उर्वरता की देवी मानकर की जाती थी, उसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता के लोग नील नदी की देवी, नील नदी की देवी, नील नदी की देवी को आइसिस कहा जाता है। नील नदी की देवी को आइसिस, नील नदी के देवी को आइसिस कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता के लोग जो है इस देवी की पूजा किया करते थे। मिस्र की सभ्यता के लोग इस देवी की जो है पूजा किया करते थे। साथ ही साथ इस सभ्यता के जो लोग थे यज्ञ से परिचित थे, यज्ञ से परिचित थे, यानी इस सभ्यता के लोग यज्ञ का भी आयोजन करवाते थे, यज्ञ से परिचित थे। यह बात हम किस आधार पर कह सकते हैं यज्ञ से परिचित थे इस सभ्यता के लोग? यह बात हम इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत जो अलग अलग स्थलों का उत्खनन हुआ उसमें कई सारे स्थलों से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, कई सारे स्थलों से जो है अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। और अग्निकुंड के प्रमाण जो है मूल तौर पर 3 स्थान से मिला है, जिस 3 स्थान को याद रखने का ट्रिक है क्लब। क से कालीबंगा, कालीबंगा, ल से लोथल और ब से वनवाली, समझ गए, वनवाली, समझ गए, बनवाली, बनवाली, वो से बनवाली। ये तीनों ऐसे स्थल है जहां से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। देखिए अग्निकुंड समझते हैं, नहीं समझते हैं तो आप समझिए। देखिए जब समझते होंगे, कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग नहीं समझते होंगे, अधिकतर लोग समझते होंगे। देखिए कभी भी हवन, हवन समझते हैं, हवन, ये सब चीज नहीं समझते हैं। गांव घर से आप लोग नहीं आते हैं क्या? हाँ, तो लगता है अमेरिका के टेक्सास प्रांत से आते हैं आप लोग, समझ गए कि ये सब चीज नहीं समझते हैं, समझ गए। देखिए यज्ञ होता है, जैसे अभी जो यज्ञ होता है हरे राम हरे कृष्णा होता है, जिसको हम लोग के तरफ अष्टजाम कहा जाता है, समझ गए। फिर जो है भगवान की आराधना होती है, अलग अलग रूप में अलग अलग क्षेत्रों में लोग भगवान की आराधना करते हैं। 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, 1 सप्ताह, 1 महीना, 15 दिन, यानी जिसकी जो इच्छा होती है उस समय तक जो है भगवान की आराधना होती है। और जब अंतिम होता है तो अंतिम में जो है आपको हवन, समझ गए, अंतिम में हवन होता है, अंतिम में हवन होता है। और हवन करने के उद्देश्य से ही गहरा खाई खोदा जाता है, समझ, गहरा खाई खोदा जाता है और उसमें जो है जो भी धार्मिक वस्तु है उसकी आहुति दी जाती है, समझिए, उसकी आहुति दी जाती है।
तो यज्ञ के समय अग्निकुंड बनाए जाते हैं। यज्ञ के समय जो है आपको अग्निकुंड बनाए जाते हैं ताकि हवन किया जा सके, ताकि हवन जो है किया जा सके। तो हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थलों के उत्खनन से जो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, यह अग्निकुंड का प्रमाण हमें यह बताता है कि इस सभ्यता के लोग यज्ञ से भी परिचित थे। और अग्निकुंड के प्रमाण कहां से मिले हैं हमने आपको बता दिया है। साथ ही साथ जैसे आज आप देखेंगे, आज जो हमारा समाज है, आज हमारे समाज में बलि प्रथा का प्रचलन है। बलि प्रथा का प्रचलन है। जैसे आप देखेंगे कि आज के डेट में जब बकरीद होता है तो इस्लाम धर्म के लोग जो है बकरी का बलि देते हैं, गाय का बलि देते हैं, ऊंट का बलि देते हैं। ऊंट का भी बलि पड़ता है, समझिए, ऊंट का भी बलि पड़ता है। उसी प्रकार से जब हिंदू धर्म के अंतर्गत देवी दुर्गा की पूजा होती है, यानी जब दुर्गा पूजा होता है तो सप्तमी अष्टमी नवमी को जो है देवी दुर्गा को बकरी का बलि दिया जाता है, फिर भैंसा का बलि दिया जाता है, समझ गए। तो ये सब चीज का बलि आज भी दिया जाता है, आज भी आप अपने इस समाज में देख सकते हैं। और इस बलि प्रथा का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में भी बलि प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। इसका प्रमाण मिला है, और इसका प्रमाण जो है आपको मिला है कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा से मिला है। तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा से इस चीज का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से जो है आपको इस चीज का प्रमाण मिला है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे आपको बलि प्रथा से भी परिचित थे। वे आपको बलि प्रथा से भी परिचित थे, इसका प्रमाण मिला है। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के जब अलग अलग स्थलों का उत्खनन हुआ तो उत्खनन से जो आपको वस्तु मिले हैं उसमें यह देखा गया कि जहां पर लोगों को दफनाया गया था, उसके दफनाए जाने के बगल में मानव के उपयोग की तमाम प्रकार की वस्तुएं की उपस्थिति देखने को मिली है। मतलब इस आधार पर विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि जो इस सभ्यता के लोग थे, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग अहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रवृत्ति के थे। इस सभ्यता के जो लोग थे वे आपको अहलौकिक और पारलौकिक, अहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के थे। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है अहलौकिक मतलब अभी के जीवन में विश्वास करना, मतलब वर्तमान में विश्वास करना, वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं उसमें विश्वास करना अहलौकिक कहलाता है। प्रेजेंट में जीवन जीना, प्रेजेंट के चीजों में विश्वास करना, प्रेजेंट के चीजों में बिलीव करना ही अहलौकिक कहलाता है। और वहीं पारलौकिक की हम बात करें तो जब मानव का मृत्यु हो जाता है तो मानव के मृत्यु होने के बाद के जीवन में विश्वास करना, यानी मृत्यु होने के बाद भी मानव का एक जीवन होता है, मृत्यु होने के बाद भी मानव का एक जीवन होता है, इसको पारलौकिक कहा जाता है। ऐसा विद्वान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानव के उस समय मानव के निधन होने के बाद मानव को दफना दिया जाता था। मानव को जब दफनाया जाता था तो उस मानव के जीवन से जुड़े हुए, उस मानव के जीवन से जुड़े हुए जितने भी वस्तु होते थे उन सभी वस्तु को उनके दफनाए जाने के स्थान के बगल में रख दिया जाता था ताकि मृत्यु के बाद भी मानव इन चीजों का उपयोग कर सके, इन चीजों का उपयोग कर सके। ऐसा प्रमाण मिला है। इस वजह से विद्वान इस बात को कहते हैं कि इस सभ्यता के लोग वर्तमान में ही विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वर्तमान में तो इस सभ्यता के लोग विश्वास करते ही करते थे, वर्तमान के साथ साथ जो है इस सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे। साथ ही साथ आज के डेट में हम या आप भूत प्रेत से बचने के लिए, हम या आप भूत प्रेत से बचने के लिए जो है ताबीज पहनते हैं। ताबीज गला में पहना जाता है, जो गांव घर का आपको क्या कहा जाता है उसको, हाँ जंतर, जो भी कहना है अपना कहिए ना, ठीक है। गांव घर के जो भगता होते, भगता समझते हैं? नहीं समझते? हाँ, भगत, भगता, पंडित, समझे, पंडित भी कह सकते हैं, ओझा, ओझा भी कह सकते हैं, ठीक है, ओझा भी कह सकते हैं आप, ओझा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओझा भी आप कह सकते हैं। तो गांव घर में जो है ओझा जो है
अगर आपको भूत प्रेत से डर लगता है तो आपको जो है ताबीज बना करके दे देगा, अब उसमें क्या देता है हमको नहीं पता है, तो ताबीज समझो भी देता है, हमको उससे मतलब नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से, और ताबीज जो है मुख्य तौर पर भूत प्रेत से बचने के लिए पहना जाता है, जो ताबीज पहना जाता है वह मुख्य तौर पर भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज पहना जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ, इस सभ्यता के उत्खनन से ताबीज के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता के उत्खनन से जो ताबीज के प्रमाण मिले हैं, वहीं से हमें यह पता चलता है कि जो इस सभ्यता के लोग थे वो भूत प्रेत से भी परिचित थे। इस सभ्यता के जो लोग थे वे भूत प्रेत से भी परिचित थे। तो आप जो ये सब बात जान रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मतलब आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था, हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था, हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था, और उसी का परिवर्तित रूप जो है आज हम लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। यही सब चीज जो है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम लोगों को देखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन फैक्टों को जो है आप याद रखिएगा। जो लोग सो रहे हैं एकदम मफलर उफलर पहन करके सोइए नहीं, टोपी उपी लगा करके। अगर सो रहे हैं, नींद आ रहा है तो आप टोपी खोल लीजिए, मफलर खोल लीजिए, आपका नींद भाग जाएगा, ठीक है। ठंडा कैसे लगेगा, उतना ठंडा थोड़े। चलिए, इसके बाद है आपको आर्थिक जीवन। यह धार्मिक जीवन के विषय में हमने आपको बता दिया है। इसके बाद अगला है आर्थिक जीवन, ठीक है, आर्थिक जीवन। तो अब हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के विषय में देखना है, आर्थिक जीवन के विषय में देखना है। देखिए, है क्या हुआ जी, टीवी कैसे बंद होगी, स्विच काहे बंद कर दिए हैं जी? अरे आप लोग ऐसे स्विच उच मत दावा कीजिए जी, बात तो पढ़ाने नहीं देते हैं आप लोग। चालू हुआ स्विच उच, आप लोग मत दावा कीजिए। हुआ जी? हो गया क्या? आप लोग आइए एक बार रिवीजन करते हैं, याद करते हैं, आइए याद करते हैं, तब तक टीवी भी ऑन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग एकेश्वरवादी थे या बहुदेववादी? हाँ, बहुदेववादी। इस सभ्यता के लोगों का सबसे लोकप्रिय देवता शिव के मानव रूप की भी पूजा होती थी। इसका प्रमाण कहां से मिला? कहां से मिला है? एक सील पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा कहां से मिली? कहां से मिली है? अच्छा, जो सील पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए योगी थे, उनके चारों तरफ कौन कौन जानवर था? चलिए, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक। और मिस्र की सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का समाज था पितृसत्तात्मक। मेसोपोटामिया की सभ्यता का समाज क्या था? पितृसत्तात्मक, समझ गए। और इसके बाद जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी की देवी की पूजा किया करते थे, उसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते? हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ से परिचित थे। यज्ञ से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। अग्निकुंड का प्रमाण कहां कहां से मिला? कालीबंगा, लोथल, आगे। बलि प्रथा का प्रमाण मिला है। बलि प्रथा का प्रमाण। इस सभ्यता के लोग सिर्फ अहलौकिक थे, पारलौकिक थे या दोनों थे ना? इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत से परिचित थे। इतना बात क्लियर है? अब इसके बाद आगे सुनिएगा। इस सभ्यता की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन, इस सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन हो चला था। मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है आपको हो चला था। और
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सभ्यता में कहीं भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। इस सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन हो चला था। लोग जो है, जैसे आज के डेट में आप देखिए, जैसे आगे सरस्वती पूजा आने वाला है तो मां सरस्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर हम लोग उसकी आराधना करेंगे, समझिए। फिर एक दिन बाद जो है उसका विसर्जन भी हम लोग कर देंगे, समझिए, उसका विसर्जन भी हम लोग कर देंगे। तो भारत में जो मूर्ति पूजा है, भारत में जो मूर्ति पूजा है, अगर भारत में मूर्ति पूजा की हम बात करें तो मूर्ति पूजा की प्रथा की शुरुआत हड़प्पा काल से हुई मानी जाती है। हड़प्पा काल से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई मानी जाती है। और सामान्य तौर पर जो मूर्ति होता है उसको मंदिर में बैठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला है। तो यहां से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है हड़प्पा काल में मंदिर का भी प्रमाण मिला होगा। लेकिन हड़प्पाई स्थलों का जो उत्खनन हुआ, उत्खनन से कहीं भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। उत्खनन से कहीं भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन ध्यान रहे, समझ गए, मंदिर के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। लेकिन ध्यान रहे, हड़प्पा की समकालीन जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जब आप मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ते हैं तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मूर्ति के साथ साथ मंदिर का भी प्रमाण मिला है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत जो है मूर्ति के साथ साथ जो है आपको मंदिर का भी प्रमाण मिला है। मूर्ति के साथ साथ जो है आपको मंदिर का भी प्रमाण मिला है। तो मूर्ति मंदिर दोनों का प्रमाण मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिला है। वही हड़प्पा सभ्यता से सिर्फ मूर्ति पूजा का प्रमाण देखने को मिलता है, मंदिर का कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा, समझ गए। तो एक बात बताइएगा आप हमको, यहां पर भारत में जो मूर्ति पूजा है, भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन किस कालखंड से हुई किस कालखंड से? क्या हड़प्पाई स्थलों से कोई मंदिर के प्रमाण मिले? मंदिर के प्रमाण मिले? नहीं मिले। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिर के प्रमाण मिले हैं या नहीं मिले? हाँ या ना? मिले हैं ना? चलिए ठीक है। ये जो है आपको धार्मिक जीवन हुआ, धार्मिक जीवन आपका खत्म हो गया। धार्मिक जीवन के बाद जो है अब आगे है आपको आर्थिक जीवन। क्या है आपको? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, देखिए ध्यान दीजिएगा आप यहां पे। आर्थिक जीवन, आपको जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता के अंतर्गत लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह आपको व्यापार था। लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह आपको व्यापार था, व्यापार था। अब जो व्यापार होता था, व्यापार होता था, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली होता है एक वस्तु दिए और उसके बदले दूसरा वस्तु ले लिए। एग्जाम्पल हम आपको समझाए होंगे, जैसे कि गांव में अगर आम बिकने के लिए आया तो अपने घर से चावल या गेहूं उसको दे दिए और आम खरीद लिए, ठीक है। एक वस्तु दिए दूसरा वस्तु ले लिए, यही वस्तु विनिमय प्रणाली। तो उस समय ऐसा थोड़े था कि आज के जैसा उद्योग धंधा विकसित अवस्था में था। जैसे आज उद्योग धंधा इंडस्ट्री जो है काफी विकसित अवस्था में, काफी अच्छी अवस्था में है। तो उस समय तो इस प्रकार की कहीं कोई चीज थी नहीं। तो उस समय मुख्य तौर पर जो खाद्यान्न पदार्थ होता था, मुख्य तौर पर जो खाद्यान्न पदार्थ होता था, जो आभूषण के चीज होते थे, आभूषण के चीज होते थे, आभूषण के चीज होते थे, और जो खाद्यान्न पदार्थ होता था, इसके बाद जो पत्थर होता था, सोना चांदी होता था, इन चीजों का आयात निर्यात होता था। आयात निर्यात होता था मतलब इन चीजों का व्यापार होता था, इन चीजों का व्यापार होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। और जो व्यापार होता था, जो उस समय के मानव के द्वारा
तरह तरह के फसल का उत्पादन किया जाता था, तरह तरह के फसल का उत्पादन किया जाता था, उसका व्यापार होता था। मतलब इस समय के जो लोग थे वे कृषि से परिचित थे, हम ये बात कहना चाह रहे। फसल का उत्पादन कर रहे हैं, फसल का उत्पादन कर रहे हैं मतलब गेहूं चावल का उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं चावल का उत्पादन कर रहे हैं मतलब कृषि से परिचित थे, मतलब कृषक थे, किसान थे, तब तो गेहूं चावल का उत्पादन कर रहे हैं, समझ गए। तो इस सभ्यता के लोगों की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के जो लोग थे वे कृषि से परिचित थे। कृषि ही नहीं बल्कि इस सभ्यता के जो लोग थे वे आपको पशुपालन से भी परिचित थे। इस सभ्यता के जो लोग थे वे आपको पशुपालन से भी परिचित थे। तो कृषि और पशुपालन दोनों से इस सभ्यता के लोग परिचित थे। अब अगर हम कृषि की बात करें तो इस समय जिन फसलों की कृषि की जाती थी, इस समय जो है आपको गेहूं उगाया जाता था, जौ उगाया जाता था, कपास उगाया जाता था, चावल उगाया जाता था, मटर उगाया जाता था, सरसों उगाया जाता था। ये तमाम प्रकार के फसलों का उत्पादन इस समय होता था, तमाम प्रकार के फसलों का उत्पादन इस समय होता था। और जैसे आज आप देख सकते हैं, जिस किसान के पास कम भूमि होती है, जिस किसान के पास कम भूमि होती है, वह एक ही खेत में एक ही बार में दो दो फसल का उत्पादन कर लेते हैं। एक ही खेत में एक ही बार में दो दो फसल का उत्पादन कर लेते हैं। और उस समय की भी अगर हम बात करें तो उस समय के जो मानव थे, उस समय के मानव भी एक साथ दो कृषि का उत्पादन, दो फसल का उत्पादन, एक साथ दो फसल का उत्पादन किया करते थे। और एक साथ दो फसल उगाए जाने का प्रमाण मिला है। और एक साथ जो दो फसल उगाए जाने का प्रमाण मिला है, यह आपको कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और साथ ही साथ यहां पर जुते हुए खेत को जोता जाता था। जैसे कि मान लिया जाए कि आज आप समझ गए, आज आप कोई भी फसल उत्पादित कर सकते हैं, कोई भी फसल उगाना चाहते हैं, कोई भी फसल उगाना चाहते हैं। मान लिया जाए गेहूं उगाना चाहते हैं या धान उगाना चाहते हैं, यानी चावल उगाना चाहते हैं। तो अगर आप गेहूं उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको खेत ही जोतना होगा, खेत जोतना होगा। खेत जोत करके जो है आप उसमें गेहूं का बीज बोइएगा, तब ना जाकर के गेहूं का उत्पादन होगा। अब आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिएगा तो थोड़े आपके खेत में गेहूं उपज जाएगा, नहीं उपजेगा। तो जैसे आज के किसान खेत जोतते हैं, खेत जोतने के बाद उसमें फसल बोते हैं, फसल बुआई के बाद जो है गेहूं की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से उस समय के किसान भी खेत जोता करते थे। जुते हुए खेत का प्रमाण जो है आपको, जुते हुए खेत का प्रमाण, जुते हुए खेत का प्रमाण जो है आपको कालीबंगा से मिला है। अब यहां पर आप समझिएगा कि जैसे आज तो ट्रैक्टर से खेत जोत दिया जाता है, बैल और हल का प्रयोग करके खेत जोत दिया जाता है, या अन्य यंत्र से खेत की जुताई हो जाती है। लेकिन उस समय जो खेत की जुताई होती थी, आज के डेट में खेत की जुताई के लिए जो हल बनाया जाता है वह लोहा का बनाया जाता है, लोहा का बनाया जाता है, एल्युमिनियम का बनाया जाता है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा यानी आयरन, समझ गए, लोहा। इस सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। मतलब लोहा से परिचित नहीं थे। कहीं ना कहीं है बकलोलबी क्या कर रहे हैं, ये जो नोट दिए हैं ना, सुनिए, ठीक है, आप लोग पता नहीं क्या कब समझिएगा, हमको ही नहीं समझ में आता है। देखिए ये जो नोट दिए हैं ना, जो भी नोट है आपका घर पे पढ़ने के लिए, कहां पे पढ़ने के लिए, यहां पे आप जो हमको पैसा दिए, हम जो पैसा लिए हैं ना, हम ये जो चिल्ला रहे हैं ना, जो समझा रहे हैं ना, इसके लिए हम आपका पैसा लिए। उन नोट के लिए तो अलग से पैसा लिया होगा, समझ गए। अरे जो सही बात है वो बोलने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज थोड़े है। तो हम जिसके लिए पैसा लिए हैं वो कीजिए ना। आप घर पे तो फुर्सत मिलेगा नहीं, समझिए, घर पे मोबाइल है, बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, समझ गए।
हाँ तो हल्ला कीजिए ना, हल्ला करने के अलावा और आता क्या है? थोड़े कुछ आता है, समझे? तो घर पे जाकर के नोट देखा कीजिए, अभी जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, ठीक है, और समझिए चीजों को। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज को समझिएगा, जब आप किसी भी चीज को सुनते हैं, ध्यान से चीजों को सुनते हैं, फिर उसी चीज को आप एक बार किताब में पढ़ते हैं और एक बार जो है आप याद करने का प्रयास करते हैं। हम तो क्लास में आपको याद भी करवा देते हैं, यानी हर चीज आपका क्लियर हो जाता है, समझ गए? अभी आप उसको देख रहे हैं, मतलब ना आप उसको देख रहे हैं ना हमको सुन रहे हैं, दोनों में से कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ गए? तो सुनिए, ठीक है। चलिए अब यहां पे आइएगा। तो उस समय के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वे लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि भारत में जो लोहा का प्रमाण मिला है, भारत में लोहा का प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व में मिला है। भारत में लोहा का जो प्रमाण मिला है, लोहा का प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व में मिला है, 1000 ईस्वी पूर्व में मिला है। तो इस समय तो हड़प्पा सभ्यता था नहीं, इस समय तो वैदिक सभ्यता आ गया था। तो जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वे लोहा से परिचित थे, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं। तो अब यहां पर प्रश्न यह बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल होता होगा, हल किस चीज का बना होता होगा? विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल था वह लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का जो है हल बना हुआ होता था, और लकड़ी के बने हुए हल से ही हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खेतों की जुताई होती थी और फिर उसमें फसल बोया जाता था, और फिर तमाम प्रकार के फसल जो है इस सभ्यता के अंतर्गत उगाए जाते थे। अब हड़प्पा काल में आप आज देख रहे हैं, आज भारत की आबादी अरबों में है, करोड़ों में है, समझिए करोड़ों में है, लगभग 140 करोड़ के आसपास हम लोग हो गए हैं, ठीक है। तो आज हमारी आबादी 140 करोड़ है। ऐसा थोड़े है कि हड़प्पा काल में 140 करोड़ आबादी होगा, नहीं, हड़प्पा काल में 140 करोड़ आबादी नहीं था। हड़प्पा काल में जो आबादी था ना, लगभग हजारों में था, लाखों में नहीं था, लाख में नहीं था, हजार में था, हजार में, समझ गया, हजार में। हड़प्पा काल में जो आबादी थी वह हजारों में थी, आबादी हजारों में थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग के पास भूमि अपार था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, आज के पाकिस्तान से भी बड़ा था, आज के पाकिस्तान से भी बड़ा था, और आबादी हजारों में। तो आप स्वयं सोचिए, बहुत अधिक भूखंड था, जितना पर जिसको उगाना है अपना उगाते रहे फसल, समझ गए। तो इस सभ्यता के अंतर्गत जो किसान होते थे उनको जितनी आवश्यकता थी उतना तो वो उगाते थे, आवश्यकता से अधिक, यानी जितनी जरूरत है उस जरूरत से अधिक किसान उत्पादन करते थे। और जब जरूरत से अधिक किसान गेहूं का, चावल का, कपास का या अन्य फसलों का उत्पादन कर लिया, तो अब उस फसल को अपने घर में रखकर सड़ाएगा नहीं, बल्कि उसको बेच देगा, और उसको बेच देगा मतलब उसका क्या करेगा? व्यापार करेगा। क्या करेगा? व्यापार। क्या करेगा? व्यापार करेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो तमाम प्रकार के फसलों के उत्पादन होते थे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो तमाम प्रकार के फसलों के उत्पादन होते थे, अधिशेष उत्पादन होता था, मतलब जितनी जरूरत है उससे अधिक उत्पादन होता था। अब जितनी जरूरत है उससे अधिक उत्पादन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसका क्या करेंगे? बेचेंगे, मतलब उसका क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे आपको जौ का उत्पादन किया करते थे। एक अच्छे किस्म का जौ होता था, एक खराब किस्म का जौ होता था। जो अच्छे किस्म के जौ होते थे उसके उत्पादन का प्रमाण हरियाणा के वनावली नामक स्थान से मिला है, वनावली नामक स्थान से मिला है। फिर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे कपास का उत्पादन किया करते थे, कपास का उत्पादन किया करते थे। और कपास के विषय में हम आपको बता दें कि कपास का उत्पादन करने में हड़प्पा सभ्यता के लोग
अग्रणी थे या फिर यूं कहे कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के लोग ही किए थे। सर्वप्रथम अगर हम कपास की बात करें तो सर्वप्रथम कपास का जो उत्पादन है वह हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया है और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है, जिस वजह से कुछ विद्वानों ने कपास को सिंडन भी कहा है। कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हुआ था और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास में फैली हुई है, जिस वजह से विद्वानों ने कपास को सिंडन भी कहा है। क्या कहा है? सिंडन भी कहा है। और इसलिए कपास को भारत का देशज पौधा भी कहा जाता है। कपास को भारत का देशज पौधा भी कहा जाता है, देशज पौधा भी कहा जाता है। और इस सभ्यता के लोग कृषि ही नहीं बल्कि कृषि के साथ साथ पशुपालन से भी परिचित थे। इस सभ्यता के लोग जो है गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, समझिए घोड़ा। देखिए घोड़ा की अगर हम बात करें तो घोड़ा को लेकर जो है ना बड़ी विवाद का विषय बना हुआ है, बहुत विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है उसमें एक स्थान मिला है सुरकोतदा, और सुरकोतदा है गुजरात में। सुरकोतदा है गुजरात में। गुजरात के सुरकोतदा से घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले हैं। और जब गुजरात के सुरकोतदा से घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले हैं, घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले हैं, तो यह तो कहना ज्यादा उचित होगा कि इस सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित थे। लेकिन इसको लेकर थोड़ा सा जो है आपको विवाद है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित थे और कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि इस सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे, घोड़ा से परिचित नहीं थे। लेकिन ध्यान रखें कि गुजरात के सुरकोतदा का जब उत्खनन हुआ है तो वहां से घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले, घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले हैं। तो इस सभ्यता के लोग जो है तरह तरह के जानवरों का भी पालन पोषण किया करते थे। और इस समय उद्योग धंधा का भी थोड़ा बहुत विकास हुआ था, जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, मृदभांड उद्योग हो गया, धातु उद्योग हो गया। इन सभी उद्योगों का जो है विकास इस सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इस सभ्यता का व्यापार यानी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सिर्फ हड़प्पा तक सीमित नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो है सिर्फ आपको हड़प्पा तक सीमित नहीं था, बल्कि इस सभ्यता का व्यापार जो है आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता है और यहां पर आपको मिस्र की सभ्यता है। तो इस सभ्यता का जो व्यापार होता था वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी होता था और जो है आपको मिस्र की सभ्यता के साथ भी होता था। मिस्र की सभ्यता के साथ भी इस सभ्यता का जो है आपको व्यापार हुआ करता था। और व्यापार का जो मार्ग था वह आपको जलमार्ग था, जलमार्ग के माध्यम से जो है आपको व्यापार हुआ करता था। इस सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार अगर हम देखें तो इस सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार जो है आपको मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ होता था। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। और हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच जो व्यापार होता था, इस व्यापार में मध्यस्थता दो क्षेत्र किया करता था। एक आपको दिलमुन मध्यस्थता करता था और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जो है आपको माकन। एक दिलमुन मध्यस्थता करता था और दूसरा आपको माकन मध्यस्थता करता था। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से की जाती है और माकन की पहचान मकरान तट से की जाती है। मकरान तट से की जाती है, मकरान तट से की जाती है। जो पाकिस्तान का समुद्री तट है इसी को मकरान तट कहते हैं और यहां पर ये जो खाड़ी है इसी को हम लोग फारस की खाड़ी कहते हैं, फारस की खाड़ी कहते हैं। तो आपको जो है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ भी इस सभ्यता का व्यापार होता था। मध्य एशिया के साथ भी जो है आपको इस सभ्यता का व्यापार होता था। यही जो है आपको इसका आर्थिक जीवन है। आर्थिक जीवन के बाद इसके बाद हम लोगों को देखना है इसमें राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन। ठीक है, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन। देखिए अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो जो राजनीतिक जीवन है इसमें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को यह देखना होता था कि
इसमें मुख्य तौर पर हम लोगों को यह देखना है कि इस समय शासन प्रशासन किसके हाथ में था। इस समय जो है शासन प्रशासन किसके हाथ में था, तो हम आपको इससे पहले भी बताए थे और अभी पुनः हम आपको बता रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था, इसमें 4 वर्ग के लोगों की उपस्थिति थी, और जो 4 वर्ग के लोगों की उपस्थिति थी, एक आपको विद्वान था, दूसरा आपको योद्धा था, तीसरा आपको व्यापारी, और चौथा आपको श्रमिक। इसमें जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग ज्यादा शक्तिशाली थे। व्यापारी वर्ग के लोग जो है आपको ज्यादा शक्तिशाली थे। व्यापारी वर्ग के लोग ज्यादा शक्तिशाली थे, और ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण जो शासन प्रशासन था वह व्यापारी वर्ग के लोगों के पास में ही था, और व्यापारी वर्ग के लोगों को ही वणिक वर्ग भी कहा जाता है। वणिक वर्ग भी व्यापारी वर्ग के लोगों को ही कहा जाता है। अर्थात इस समय शासन प्रशासन व्यापारियों के द्वारा जो है आपको देखा जाता था। इसके बाद आगे है आपको सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के अंतर्गत मुख्य तौर पर हम लोगों को यह देखना होता है, सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो है मुख्य तौर पर हम लोगों को यह देखना होता है कि समाज के भीतर किन प्रथाओं का प्रचलन था और समाज के भीतर किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था। लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, समझ गए, क्या पहनते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, इन्हीं सब चीजों के विषय में सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो है हम लोगों को देखना होता है। यानी हड़प्पा कालीन जो समाज था, उस समाज में किन किन चीजों का प्रचलन था, हड़प्पा कालीन जो समाज था उस समाज में किन किन चीजों का प्रचलन था, इसी को हमें देखना होता है। तो अब आप यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। जो हड़प्पा कालीन समाज था, इस समाज की अगर हम बात करें तो समाज में लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, और समाज में लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सूती ऊनी दोनों प्रकार का वस्त्र पहना करते थे। जैसे आज आप देखिए गर्मी में सूती और ठंडा में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो उस समय के लोग भी इतने तार्किक थे कि वे भी गर्मी में सूती और ठंडा में ऊनी वस्त्र पहना करते थे। साथ ही साथ इस समय लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने का काम किया करता था, पासा खेलने का काम किया करता था। समझ गए, मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने, पासा खेलने का काम जो है इस सभ्यता के लोगों के द्वारा जो है आपको किया जाता था। और जो पासा नहीं समझते हैं, अरे पासा नहीं समझते हैं, पासा समझते हैं आप लोग? क्या होता है? लूडो। हाँ, लूडो टाइप का ही होता है, लूडो टाइप का ही होता है। लूडो नहीं होता है, लूडो टाइप का ही होता है। ठीक है, अरे महाभारत का युद्ध जाके देखिए ना, उसमें जो है पांडव पासा खेलने में ही सब चीज हार गया था। ठीक है, जुआ है, हाँ जुआ है एक प्रकार का। ठीक है, जुआ है एक प्रकार का। हाँ ठीक है, मेला सब में होता है, हाँ मेला सब में होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा पढ़िए, तो लिंक टूट जाता है, बड़ी दिक्कत होता है, समझे। कहां से पढ़ना है? यहां से पेज नंबर 6, समझिए, पेज नंबर 6 नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए। पेज नंबर 6 नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए। पेज नंबर 6 के बाद पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10। ठीक है, 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक पढ़िए। पढ़िए, देखिए थोड़ा सा पढ़िए, तो थोड़ा सा
थोड़ा पढ़िए तो इसको। अभी पहले जीएस का क्लास बढ़िया से शुरू हुआ न है, इसको मैथ का क्लास चाहिए। जीएस का क्लास तो अब लगभग लगातार चल रहा है ना। अरे बीच में छुट्टी के अलावा महाराज, वो तो छुट्टी ना दे दिए थे, अब तो लगातार चल ही रहा है, अब तो लगातार ही नहीं चल रहा है। हाँ चलिए थोड़ा सा पढ़िए तो, आप लोग भी थोड़ा पढ़िए ना। देखिए कुछ समझ में आता है कि वो फारसी में लिखा हुआ है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिए, अच्छा पढ़िए। पढ़ लिए, दीजिए नोट हो एक बार।
पढ़ लिए तो फटाफट जवाब दीजिए। तो चलिए, कुछ चीज याद करवा दिए हैं वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। जो चीज याद नहीं करवाए वो पूछेंगे। चलिए बताइएगा, भारत में नगरीयकरण का पहला साक्ष्य कहां से मिला? हड़प्पा सभ्यता। भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य कहां से मिला? हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद आगे बताइएगा, सिंडन का प्रयोग किसके लिए किया गया? सिंडन का प्रयोग, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस सभ्यता में हो? किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। सबसे उत्तम कोटि का जौ कहां से मिला? वनावली से। कहां से मिला है? चावल का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहां से? चावल का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहां से मिला? एक साथ दो फसल उगाए जाने का प्रमाण कहां से? काली। एक साथ दो फसल उगाए जाने का प्रमाण। जुते हुए खेत का प्रमाण। जुते हुए खेत का प्रमाण। हल का प्रमाण। हल का प्रमाण। हल का प्रमाण वनावली से। घोड़े की हड्डी कहां से प्राप्त हुई? गुजरात के। घोड़े की हड्डी का प्रमाण कहां से मिला? सूर्य कोतदा। आगे बताइएगा कि सूती वस्त्र का एक टुकड़ा कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र का एक टुकड़ा। सूती वस्त्र का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सर्वाधिक किस सभ्यता के साथ होता था? मेसो। और हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र मध्यस्थता करता था? दिलमुन और माकन। दिलमुन और हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र मध्यस्थता करता था? दिलमुन और दिलमुन की पहचान किससे की गई है? फारस की खाड़ी। दिलमुन की पहचान। माकन की पहचान। माकन की पहचान हड़प्पा कालीन सबसे विकसित बंदरगाह। सबसे विकसित बंदरगाह। नृत्य करते हुए कांसे की नर्तकी की प्रतिमा कहां से? कहां से? मोहनजोदड़ो से। चलिए, तराजू का पल्ला लोथल से, मोहनजोदड़ो से बाट की प्राप्ति। तराजू का पल्ला कहां से मिला? तराजू का पल्ला। तराजू का पल्ला समझते हैं? जो दो साइड होता है ना जी, दोनों साइड जो होता है, जिस एक पर बटखरा रखा जाता है, एक पर वस्तु रखा जाता है, उसी को पल्ला कहा जाता है। अब बाट मतलब 500 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी बटखरा, समझ गए? तो तराजू का पल्ला कहां से मिला है? लोथ। तराजू का पल्ला। बाट का प्रमाण। बाट का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो शासन था किसके हाथ में था? किसके हाथ में था? समाज में कितने वर्ग के लोग रहते थे? कितने वर्ग के लोग? कौन कौन? चलिए, इतना बात याद हो गया ना। अब यहां पर जो है कुछ चीज हम आपको और स्पष्ट करते हैं, ठीक है? कुछ चीज जो स्पष्ट करना है, स्पष्ट ये करना है। एक तो पहली बात ये है कि जो है 1 महीना हम आपसे समय मांग रहे हैं। 1 महीना के बाद जो है, जो लोगों की शिकायत है वो शिकायत नहीं रहेगा, ठीक है? और अभी जो है आप ऑफलाइन आ जाते हैं, आइए, लेकिन ऑफिशियली जो है हम ऑफलाइन क्लास की घोषणा नहीं किए हैं, समझ गए? आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। और देखते हैं, आज जो है थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया है, तो आगे से हम देखेंगे कि आगे से इस प्रकार का चीज ना हो, ठीक है? दूसरी बात यह है कि कल आपको शनिवार है, और प्रत्येक शनिवार को क्या होता है? टेस्ट विद डिस्कशन होता है। हाँ, तो जो लोग एडमिशन ले लिए हैं वही आइएगा, क्योंकि आई कार्ड चेक होगा और बिना आई कार्ड वाले को एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है? आई कार्ड चेक होगा, बिना आई कार्ड वाले को एंट्री नहीं दिया जाएगा। कल शनिवार है, दोपहर में 12:30 बजे से आपका टेस्ट है। दोपहर में 12:30 बजे से आपका टेस्ट है। और फिर जो है कल आपका क्लास भी है। आपका क्लास मंडे टू सैटरडे होता है, तो कल जो है आपका क्लास भी है। और कल आपका क्लास अपने समय से ही है, 5 बजे से क्लास होता है, लेकिन संयोग देखिए 5:30 बजे शुरू हो पाता है, लेकिन आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि लेटेस्ट 5:15 में क्लास आपका शुरू हो जाए, ठीक है? और इसके बाद और कुछ बात यह है
कि एप्लीकेशन पर जो है होमवर्क सब की भी बात करेंगे। देखिए आप लोग ऐसे मत कीजिए, ठीक है, मतलब अभी हम बता ही रहे हैं, जा रहे हैं, फिर कॉल करके पूछिएगा, कॉल नहीं उठाएगा, समझ गए। एक दिन में बहुत सारा कॉल आता है, आप लोग क्लास में चीजों को बढ़िया से सुनते हैं नहीं, आप फालतू का कॉल करते हैं, क्लास है नहीं है, क्या है, कब है, इस सब चीज को लेकर कॉल करते हैं। देखिए जानने के लिए धरफरा रहे हैं। इसके बाद आगे सुन लीजिए, जो लोग ऑनलाइन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन के साथ साथ जो है आपको ऑनलाइन भी हम एक्सेस उपलब्ध करवाएंगे, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम आपको एक्सेस उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन वैसे छात्र जो ऑफिस से सीधे तौर पर एडमिशन लिए हैं और जो फुल पेमेंट किए हैं, फुल पेमेंट के बाद ही ऑनलाइन एक्सेस आपको मिलेगा। अभी इस बैच का ऑनलाइन नहीं हो रहा है, इसलिए आप अभी ऑफिस में कांटेक्ट नहीं करें। हम घोषणा करेंगे फलना तारीख से इस बैच का ऑनलाइन होगा, उसके बाद आप ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हम ऑनलाइन एक्सेस भी उपलब्ध करवाएंगे। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी एक्सेस हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप अगर एक साथ पूरा पेमेंट कर दिए हैं तो फिर भी आप इंतजार कीजिए, अभी इस बैच का ऑनलाइन नहीं हो रहा है, समझ गए। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक्सेस देना था, इस वजह से भी फी थोड़ा सा ज्यादा करके रखे थे। फी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 6 से 8 महीना हम आपको पढ़ाएंगे, समझ गए। टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, क्लास टेस्ट लेंगे, हर चीज करेंगे, आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी पैसा हम आपका नहीं ले रहे हैं, समझ गए। आप लोग को फालतू का लग रहा है तो जो भी फुल पेमेंट किए होंगे उन्हीं को करेंगे, बिना फुल पेमेंट में 1 भी रुपया कम होगा उनका नहीं होगा ऑनलाइन, एकदम क्लियर कट वे में हम बोल रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। अभी आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है, आगे होगा तब। अब ऑनलाइन एक्सेस हम क्यों देंगे, यह भी एक सवाल है। ऑनलाइन एक्सेस हम इसलिए देंगे कि अभी तो वैकेंसी आया नहीं है, वैकेंसी आया नहीं है, वैकेंसी आने में टाइम है, तो आप रिवीजन के लिए। दूसरी बात, जो होमवर्क देते हैं, जैसे कि हम आपको 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, हम आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं और बिट्टू सर जो है आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बाद बाकी सब्जेक्ट तो नहीं लेकर के चल रहे हैं। तो जो होमवर्क देंगे ना, जो घटना चक्र से होमवर्क देते हैं ना, घटना चक्र के होमवर्क के साथ साथ जो है वीडियो लेक्चर भी होमवर्क में हम आपको देंगे, वीडियो लेक्चर भी होमवर्क में हम आपको देंगे। जैसे 2 सब्जेक्ट चल रहा है तो ये 2 सब्जेक्ट के अलावे जो तीसरा चौथा सब्जेक्ट है वीडियो लेक्चर में वो देंगे, ठीक है, होमवर्क में वो वीडियो लेक्चर जो है हम आपको देंगे। और आप इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि वो सब्जेक्ट आपको क्लास में लाइव नहीं करवाया जाएगा, वो सब्जेक्ट आपको क्लास में लाइव भी करवाया जाएगा और साथ ही साथ होमवर्क वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी हम आपको करवाएंगे। इसलिए आपके बैच में 2 सब्जेक्ट का वीडियो जो है यानी डलवाए हैं, और जो 2 सब्जेक्ट का वीडियो आपके बैच में डलवाए हैं वो आपको फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, फिजिक्स का वीडियो और इकोनॉमिक्स का वीडियो इस बैच के संस्थान के एप्लीकेशन के रिकॉर्डेड सेक्शन में हम डलवा दिए। जो बैच परचेज किए हुए हैं वही देख पाएंगे, जो नहीं परचेज किए वो नहीं देख पाएंगे। खैर अभी हम इस वीडियो लेक्चर से होमवर्क नहीं दे रहे हैं, जब आपका हम ऐड करवा देंगे, ठीक है, आपको हम एप्लीकेशन पर ऐड करवा देंगे, ऑफलाइन विद्यार्थी जो एडमिशन लिए हुए हैं उसको जब हम ऐड करवा देंगे तब जाकर के यहां से वीडियो लेक्चर जो है होमवर्क के माध्यम से देंगे। एक बार पुनः हम आपको स्पष्ट कर दे, इसका कदापि आप ये मतलब नहीं समझिएगा कि फिजिक्स और इकोनॉमिक्स हम आपको लाइव नहीं करवाएंगे। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स हम आपको लाइव भी करवाएंगे। ये होमवर्क वीडियो के थ्रू देने के लिए आपके एप्लीकेशन पर जो है हम अवेलेबल करवाए हैं, समझ गए। तो इसको सीरियसली देखना है। अगर मान लिया जाए कि कल के डेट में नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए कल के डेट में नोटिफिकेशन आता है और अप्रैल में परीक्षा हो गया, अप्रैल में परीक्षा का डेट दे दिया, अप्रैल में परीक्षा का डेट दिया, तब तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तब तो आपको वीडियो ही देखना होगा। तो अभी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, अभी आप देखिए ना, अभी आपको देखने में क्या हर्ज है। यानी क्लास करवाएंगे हम, ये भी बात बोल रहे हैं, देखिए गौर से सुनिएगा, क्लास हम आपको करवाएंगे,
लेकिन अगर कम टाइम मिलेगा तो हो सकता है वीडियो देख करके ही आपको काम चलाना होगा। फिर से हम आपको बोल दे, क्लास हम आपको लाइव भी करवाएंगे, लेकिन अगर टाइम कम मिले तो इस सिचुएशन में आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही देखना पड़ सकता है। इसलिए ऑनलाइन एक्सेस ऑफलाइन छात्रों को भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं, यानी आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। समझ गए? आप चीजों को बार बार रिवाइज कर सके। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? कोई कंफ्यूजन भी है? काहे कि इसको लेकर बहुत बच्चा को कंफ्यूजन हो गया है कि ऐसा तो नहीं कि जो है लाइव पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ाएंगे, पढ़वाएंगे। समझ गए? पढ़वाएंगे या पढ़ाएंगे, जो भी है। समझ गए? ऑनलाइन वाले लोग कंफ्यूजन में नहीं ना है? चलिए अब दीजिए होमवर्क। होमवर्क बैठे रहिए, बैठे रहिए। होमवर्क दीजिए। तो होमवर्क क्या दिए थे आप लोग? घटना चक्र ना चल रहा था? घटना चक्र दिए थे ना? पॉलिटी ना किए? हाँ, सही में ईमानदारी से कौन कौन लोग किए? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए दीजिए। तो कहां है घटना चक्र? दीजिए ना। चलिए अगला होमवर्क सुनिए, पूछेंगे भी। अभी 8 नंबर तक दे दिए थे ना? अगला होमवर्क है आपका शासन प्रणाली, चैप्टर नंबर 9। इसमें कितना क्वेश्चन है देखिए तो एक बार। कितना है? 70 गो। हाँ, सिर्फ एक ही चैप्टर। इस चैप्टर थोड़ा उलझन वाला है, ठीक है? तो सिर्फ 9 नंबर चैप्टर आपको करना है। अगर आपने नहीं किया तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब होमवर्क सुनते हैं, ठीक है? सम्मिलित रूप से ही याद जवाब दीजिए, आगे 1 बाय 1 पूछेंगे। चलिए बताइए तो, पढ़े हैं तो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1900। चलिए आगे बताइएगा। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन है इसमें, सिर्फ यही क्वेश्चन है। हमको लग रहा है एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। चलिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिकता। देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिकता। चलिए आगे, प्रस्तावना को लेकर किसने यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? भीमराव। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारी वाद में कहा। इसके बाद आगे बताइएगा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा? 3 न, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय न। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? कितना? 12 है। इसके बाद आगे बताइएगा, भाषा किस अनुसूची में? 8वीं में ना? चलिए, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधित करना होना? 1 ना? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था तो प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित? भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची। कौन अनुसूची? 9वीं। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 263। वित्त आयोग 200।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? 241 241 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? 300। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 100। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395। 395। इसके बाद मौलिक अधिकार की अवधारणा कौन देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए इसके बाद आगे, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भाग में? 22। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए? आयरलैंड। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? किस देश से? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को हुआ है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? 1891। मृत्यु कब हुआ है? 1956। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं? 15। कितनी महिलाएं? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आगे बताइएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई है? 24 जनवरी 1900। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आगे बताइएगा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आगे बताइएगा, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? 1937। 1937 में हुआ। इसके बाद आगे बताइएगा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833। 1800 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अगला होमवर्क दे दिए है ना? देखिए जो होमवर्क दे रहे हैं हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। और एक चीज बताइए कि जो है, जैसे अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए हम बिहार दरोगा पहला बैच में जो है पॉलिटी पढ़ाए हुए हैं आपको, राज्य का शासन तक बिहार दरोगा फर्स्ट बैच में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ई घटना चक्र के साथ साथ क्या वो भी चला दे वीडियो, मतलब वीडियो देखिएगा, घटना चक्र कीजिएगा क्या? लेकिन पहले आपको एक्सेस देंगे तब ना, पहले आपको ऐड करेंगे तब ना, ठीक है। तो फिलहाल घटना चक्र चला रहे हैं, इसको कीजिए। होमवर्क समझ गए हैं ना? ठीक है, जो होमवर्क देते हैं उसको कीजिए। देखिए अब आपका भी क्लास कंटिन्यू हो गया है और आज जो भी जिनके साथ भी गलत हुआ है उनसे हम माफी चाहते हैं और आगे हम बैठ करके सब स्टाफ को समझा देते हैं इस प्रकार का चीज आगे से ना हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम देख लेते हैं। सबको क्या बोले, हम अपने डिस्ट्रैक्ट हो गए थे आज, तो हमको लग रहा था हम क्लास नहीं ले पाएंगे, समझ गए? आज नहीं है टेस्ट, सोमवार से होगा टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट का जो डिस्कशन उपलब्ध करवाते उसको याद और करते हैं ना, याद और कीजिए। और डेली टेस्ट का जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन टेलीग्राम पे जाता है उस सबको देखते हैं ना, उस सबको देखिए, हर चीज को देखिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी लोगों का। दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा करके डेली एक एक वीडियो आप देखना प्रारंभ कर दीजिए।
होमवर्क तो बता दिए। घटना चक्र से इंडियन पॉलिटी में चैप्टर नंबर 9, घटना चक्र से इंडियन पॉलिटी में चैप्टर नंबर 9। सर यहाँ पे था ना ये नारी में मूर्तियां, तो इसमें जो ये भ्रष्ट मूल तकनीक है ये बता देंगे। आगे एक क्लास और होगा उसमें बता